आज हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। और इसमें 4 टॉपिक हैं। एक, जैसा कि आप देख सकते हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, जिसमें वास्तविक संख्या में जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। दूसरा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ऐसे करके 4 टॉपिक हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पहली संख्या के पहले टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। कुछ वैसे नया नहीं है, इसको आप सब जानते हैं, लेकिन इसको एक हम लोग दूसरे तरीके से पढ़ेंगे और इससे हम लोग एचसीएफ वगैरह निकालना सीखेंगे, ठीक है। और फिर क्वेश्चन भी करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पे हमने लिख रखा है, इसको आप देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ ऐसा है, इसे आप जानते हैं। इसमें क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक अगर a और b आपके पास है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b आपके पास हैं, तो जब भी आप a को b से भाग देंगे, जब भी आप a को b से भाग देंगे, तो a को जब भी b से भाग देंगे तो आपको एक क्वोशिएंट q आएगा और एक रिमाइंडर r आएगा। ये सब तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी भी संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो एक क्वोशिएंट आता है और एक रिमाइंडर आता है, और वो दोनों अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं। यानी कि बार बार अगर आप इसी नंबर को दूसरे वाले नंबर से भाग दें तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर चेंज नहीं होता है, वो वही रहता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ए बी की जगह दो नंबर है, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 45 हो गया और एक मान लेते हैं 6 हो गया। इस तरीके से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप 45 को 6 से डिवाइड करेंगे, अगर आप 45 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से, तो अगर आप 45 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, 6 7 जा 42, और फिर उसके बाद जब माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। अब आप देखिए कि आपके पास वो जो दो नंबर थे वो आपके पास 45 और 6 थे, जैसे कि इसमें ए बी बोल रखा है तो हमने ए बी की जगह दो नंबर ले लिया 45 और 6। अब जब भी हम इस नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक क्वोशिएंट आएगा q, ठीक है। q यहाँ पे एक क्वोशिएंट है, यहाँ पे 7 है, और एक हमारे पास रिमाइंडर आएगा। और ये दोनों यूनिक होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, अद्वितीय संख्याएं, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं आती हैं। अद्वितीय यानी कि अगर जितनी भी बार हम 45 को 6 से डिवाइड करेंगे उतनी ही बार 7 और 3 आएगा, ये चेंज नहीं होगा। चाहे जितनी बार इसको डिवाइड करें ये चेंज नहीं होगा, ये वही आएगा। अगर नंबर आप चेंज कर देंगे तब ये क्वोशिएंट रिमाइंडर चेंज हो जाएगा। तो जब भी 6 और 45 के लिए मतलब बात आएगी 6 और 45 की, ये दोनों हमेशा यूनिक नंबर आएंगे, हमेशा आते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें यही दे रखा है कि अगर दो नंबर a और b है, अगर आप मान लेते हैं a नंबर बड़ा है b छोटा है, अगर आप b से a को डिवाइड करेंगे तो एक आपके पास क्वोशिएंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, ठीक है। यही इन्होंने दे रखा है। और रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर को तो हम जानते हैं कि ये जो रिमाइंडर होता है कभी भी 6 से बड़ा नहीं होता, कभी भी 6 से बड़ा नहीं होता, 6 के बराबर भी नहीं होता, हमेशा 6 से छोटा होता है। यहाँ पे जो नंबर होता है इससे हमेशा ये छोटा होता है। तो यहीं पे यहाँ वही चीज यहाँ पे दे रखा है कि जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। b यहाँ पे ये वाला नंबर है, तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा b से छोटा होगा, और रिमाइंडर 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी, लेकिन b से छोटा ही होगा। तो यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इसे हम लोग जानते हैं अच्छे से, पहले से ही जानते हैं। इसको एक प्रमेयिका के रूप में अगर बोलेंगे तो इसका नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इससे हम लोग एचसीएफ निकालना इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। आइए एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं। जैसे कि अगला एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास है, मान लेते हैं 80 है इस तरीके से, और मान लेते हैं एक अलग सा नंबर है, मान लेते हैं 25 इस तरीके से। अब जब भी आप 80 को 25 से डिवाइड करेंगे, जब भी आप 80 को 25 से डिवाइड करेंगे तो दो नंबर यूनिक आएंगे, एक इसका रिमाइंडर एक क्वोशिएंट, यानी भागफल और शेषफल हमेशा यूनिक रहेंगे, अद्वितीय रहेंगे। अगर ये दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक, तो ये भी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण धनात्मक संख्याएं आएंगी, पूर्ण धन संख्याएं आएंगी, ठीक है। तो जैसे कि 80 को 25 से आप अगर डिवाइड करें तो 80 को 25 से डिवाइड करने पर इस तरीके से 3 बार में आप डिवाइड कर देंगे 75 आएगा, और फिर आपके पास एक रिमाइंडर बचेगा 5 इस तरीके से। ये हो गया आपका क्यू यानी क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर। ये हमेशा अद्वितीय रहेंगे, ये हमेशा अद्वितीय पूर्ण संख्या यानी होल नंबर रहेंगे, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो। पॉजिटिव के लिए इसमें बोल रखा है, ठीक। अगर दो संख्याएं a और b धनात्मक हैं तो दो पूर्ण संख्याएं, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं आएंगी q और r, ठीक। और r जो
हमेशा इससे छोटा होगा, या 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो ये हमारे पास नंबर है। जब भी आप 25 से 80 को डिवाइड करेंगे आपके पास ये दो नंबर अद्वितीय आएंगे। आप चाहे कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। हम तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रमेयिका को हम लोग जानते हैं और इससे हम लोग इस चैप्टर में एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इससे एचसीएफ हम लोग कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ भी हम लोग निकालना जानते ही हैं, उसको भी आइए समझ लेते हैं एक बार। जैसे मान लेते हैं यही दो नंबर है, यही दो नंबर हम मान लेते हैं 80 और 25। अगर इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते थे, एक तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते थे। इस तरीके से 80 लिखते थे, 25, फिर यहाँ पे इसका फैक्टर, फिर यहाँ पे इसका फैक्टर, फिर उसमें जो जोड़ा बनता था, पेयर बनता था, उसमें से नंबर निकाल के, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई कर लेते थे, एचसीएफ आ जाता था। एक हम लोग डिवाइड करके करते थे, 80 में 25 का डिवाइड कर देते थे। तो 80 में जब आप 25 का डिवाइड करेंगे इस तरीके से, 80 में 25 का डिवाइड, तो इस तरीके से 3 बार में डिवाइड होता था, 75, फिर माइनस करते थे, 5 आता था। अब अगर क्वेश्चन 0 आ गया तब तो ये जो 25 होगा यही होगा एचसीएफ इन दोनों का, इन दोनों का। अगर क्वेश्चन 0 हो गया तो, लेकिन 0 तो हुआ नहीं। तो अगर 0 नहीं होता था तो उस केस में हम क्या करते थे, 5 से अब डिवाइड कर देते थे 25 को, जो पहले भाजक था उसको अंदर रख देते थे, इस तरीके से डिवाइजर को अंदर रख देते थे, इस तरीके से। अब फिर से इसको डिवाइड करते थे, तो 5 बार में 25, इस बार कट गया पूरा का पूरा 0, या घटाने पे 0, इस तरीके से। तो क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है, इसलिए यहाँ पे जो डिवाइजर होगा यही क्या होगा, एचसीएफ होगा। इस तरीके से एचसीएफ होगा 80 और 25 का। तो इसी इसी मतलब यही विधि थी एचसीएफ निकालने की, यही दो विधि, इसके अलावा भी और होती होंगी, ठीक है, लेकिन मेन यही विधियां थी। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से लिख के भी निकाल सकते हैं, मतलब ये जो हमने इस तरीके से भाग देकर निकाला है, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन भी लिख के निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमें 80 और 25 का मान लेते हैं कि अगर हमें 80 और 25 का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कुछ ऐसे भी निकाला जा सकता है, 80 हो गया, 25 से आप इसको डिवाइड करिए 3 बार में, और यहाँ पे रिमाइंडर 5 बचेगा। क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 5 है, इसलिए ये 25 एचसीएफ हमारा अभी नहीं है, ये हमारा एचसीएफ अभी नहीं है। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब यहाँ पे जो डिवाइजर बचेगा वो 0 हो जाएगा, मतलब एचसीएफ हो जाएगा। तो अब हम क्या करते थे, इस डिवाइजर में को रिमाइंडर से फिर डिवाइड कर देते थे। यहाँ पे देखिए डिवाइजर में रिमाइंडर से फिर डिवाइड कर देते थे, डिवाइजर आता था यहाँ पे, रिमाइंडर से फिर डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे फिर इसको हम क्या करेंगे, डिविडेंड की जगह ले आएंगे इस तरीके से, और फिर रिमाइंडर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 5 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, 5 बार में पूरी तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे जो बचेगा वो 0 बचेगा। तो अब यहाँ पे जो हमारा होगा डिवाइजर, वो क्या होगा, एचसीएफ होगा, इस तरीके से, यानी 80 और 25 का एचसीएफ जो है 5 है। तो हम लोग एचसीएफ इस तरीके से ना निकाल करके हम लोग एचसीएफ इस तरीके से निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक, यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो यही चीज़ थी यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका में, और कुछ खास नहीं है। और आगे का चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उस तरीके से हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन, जिसमें हमें एचसीएफ निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे बुक में है सबसे पहला 135 और 225 का एचसीएफ निकालने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालिए। कैसे निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें एचसीएफ को निकालना है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 25 को हम इस तरीके से 135 से डिवाइड करेंगे। अब इसको 135 से जब डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे 1 बार में डिवाइड होगा, 2 बार में नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 बार में 135 टू जा 270 होता है, तो इस तरीके से 2 बार में नहीं हो पाएगा, तो 1 बार में हम लोग करेंगे। जब एक बार में इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा, मतलब रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 90, ठीक
ठीक है 90, तो रिमाइंडर आपका 90 आएगा। रिमाइंडर यहाँ पे जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर नहीं जीरो है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्योंकि शेषफल जीरो नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से भागफल को शेषफल से विभाजित करेंगे। हम ऐसे यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्योंकि क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है इसलिए नहीं है इसलिए हम पुनः हम पुनः हम पुनः इसको यानी कि भाजक को, इसको हिंदी में भाजक कहते हैं, तो भाजक को शेषफल से विभाजित करेंगे, विभाजित करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसको फिर से विभाजित करेंगे, अगर फिर नहीं जीरो आएगा तो फिर विभाजित करेंगे और ये फिर से लिख देंगे। ठीक है, तो सिर्फ ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये चरण एक है इस तरीके से। चरण दो में आप क्या करेंगे कि 135 को 90 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 135 हो जाएगा। अब इसको आप 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी एक ही बार में डिवाइड होगा, क्योंकि दो बार में 180 आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार में डिवाइड करेंगे, एक बार में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आएगा 45। इस तरीके से शेषफल 45 आएगा 45। अब आप करेंगे, यहाँ पे भी हमारा शेषफल जो है r इज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी r इज नॉट इक्वल टू जीरो है इसलिए हम फिर से अगला चरण लेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे 19 को 45 से डिवाइड करेंगे इस चरण में, तीसरे चरण में। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो दो बार में यहाँ पे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, r इज इक्वल टू जीरो है इस तरीके से, इसलिए आपका जो 45 होगा ये क्या होगा, HCF होगा इस तरीके से। तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे तीसरा चरण दिख रहा है, हाँ तीसरा चरण यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे ये जो 45 है ये जो है आपका HCF है इस तरीके से। तो ये 45 आपका HCF है। अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर जीरो हो गया है। तो ऐसे ही आप हर अलग अलग चरण को यूज करके, ठीक है, आप अलग अलग चरण लिखते जाएंगे, कोई एक चरण में, कोई दो चरण में, कोई तीन चरण में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो आपका HCF निकल जाएगा। जहाँ पे रिमाइंडर जीरो हो गया तो भाजक वहाँ पे जो होगा डिवाइजर वो आपका HCF हो जाएगा उन दोनों नंबर का जो आपने नंबर लिया है। ठीक है, तो इसमें और भी क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और हैं इसी तरीके से वो आप कर सकते हैं। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या पूछ रहा है। तो इसको पहले मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, दर्शाइए दर्शाइए इस तरीके से बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, इस तरीके से 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूट का होता है इस तरीके से। इसमें हमें दर्शाना है कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 6q प्लस 1 के रूप का, 6q प्लस 3
ठीक है, या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक, इस तरीके से हमें बताना है। अब इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कहा है, यानी कि q यहाँ पे जो होगा q, ये क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक, अब इसमें हमें बताना है कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 5 के रूप का होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसमें हमें बोला है कि ये विषम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है, ये आपको बताना है, दर्शाना है। तो देखिए सबसे पहले 6q की बात करते हैं। तो 6q जो है ये असल में जो q है यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाइड है। 6 जो है यहाँ पे सम संख्या है। 6 क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है, तो इसलिए 6q भी क्या होगा, सम संख्या होगा। q भले भी सम हो या विषम हो, उससे मतलब नहीं है। q यहाँ पे सम हो या विषम हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका मल्टीप्लाई एक सम संख्या के साथ हुआ है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर हो जाएगा सम संख्या। ठीक है, सम पूर्णांक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 6q जो है एक क्या है, एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक। ठीक, 6q एक सम पूर्णांक है, धनात्मक है, 6q एक धनात्मक, इसलिए क्योंकि धनात्मक की बात का है ना। तो 6q एक सम पूर्णांक है। क्यों है सम पूर्णांक, सम पूर्णांक इसलिए है क्योंकि क्योंकि q में सम संख्या 6 का क्योंकि q में सम संख्या 6 गुणनखंड के रूप में है। ठीक है, क्योंकि 6q हम ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि 6q में सम संख्या 6, ठीक है, सम संख्या 6 गुणनखंड है, गुणनखंड इस तरीके, गुणनखंड है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि 6q में 6 गुणनखंड है, इसलिए क्या होगा, 6q एक सम संख्या होगा। और अब सिर्फ 6q अगर एक सम संख्या है, तो हम जानते हैं किसी भी सम संख्या में जब कोई विषम संख्या जोड़ी जाती है तो पूरा का पूरा नंबर विषम हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं 7 और 8 है, 8 एक सम संख्या है, अगर आप इसमें कोई भी विषम संख्या जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या हो जाएगी 9। या फिर आप मान लेते हैं कि 3 जोड़ देते हैं तो 11 हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, यदि यदि 6q में कोई विषम संख्या जोड़, यदि 6q में कोई विषम संख्या जोड़ दी जाए तो यह विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। इसलिए 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं और कोई इसमें कठिन बात नहीं है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। इसी तरीके से आगे भी है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 4 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है। तो अब ये तीन नंबर जो क्वेश्चन है ये हम, चलिए तो आइए कुछ अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बाकी के दो क्वेश्चन जो है 4 और 5 ये आप अपने से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान स्तंभों वाले
समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीसरे क्वेश्चन में कहा है कि 616 सदस्यों वाली 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी है, आर्मी की टुकड़ी है, इस तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों का एक आर्मी बैंड है, 32 सदस्यों का आर्मी बैंड है, इस तरीके से आर्मी बैंड है, इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि इन 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे इन टुकड़ी के जवानों को मार्च करना है। ठीक है, अलग अलग स्तंभों में, मतलब अलग अलग लाइनों में। मान लेते हैं कुछ पंक्तियां होंगी इस तरीके से, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, और इस तरीके से तीसरी पंक्ति, इसी तरीके से पंक्तियां होंगी। ठीक है, इस पंक्ति में कुछ इनके सदस्य होंगे, ठीक, कुछ इनके सदस्य होंगे और कुछ इनके सदस्य होंगे पीछे। इनके सदस्य आगे चलेंगे और इनके सदस्य कुछ पीछे चलेंगे। तो हमें ये बताना है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें इनके बराबर बराबर सैनिक उसमें आ जाएं और इनके भी बराबर बराबर सैनिक उसमें आ जाएं, ये हमें बताना है। तो ये एक तरीके से ये एससीएफ हुआ इसका। हमें क्या करना है, अधिकतम संख्या निकालनी है कि वो अधिकतम संख्या क्या है जो इनको समूहों में अलग अलग मतलब कि हमें ये बताना है कि इन्हें कितने समूहों में बांटा जाए। देखिए, अगर मान लेते हैं ये स्तंभ है अलग अलग, तो इन्हें कितने स्तंभों में बांटने पर ये बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। और 616 सदस्यों वाली ये जो टुकड़ी है, इनमें से भी कितने सदस्य निकालें बराबर बराबर, कि बराबर बराबर स्तंभों में फिट हो जाएं। तो हमें पता करना पड़ेगा कि स्तंभों की संख्या क्या है, अधिकतम संख्या क्या है स्तंभों की, जिसमें इनके भी सेना के जवान बराबर बराबर चले जाएं और इनके भी सेना के जवान बराबर बराबर चले जाएं। तो हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। इसका एचसीएफ भी सेम वैसे ही निकालना है, इससे आप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं। तो इसमें क्या करना है, 616 को 616 में इस तरीके से आपको 32 से डिवाइड करना है। तो 32 से आप इसको डिवाइड कितनी बार में करेंगे, तो 616 यहाँ पे 320 गुना 640, और 640 20 बार में 640 होगा। तो 20 बार में आपका 640 आंसर होगा। तो आप 19 बार में इसको कर सकते हैं। 19 बार में आइए देखते हैं कितना होता है। इस तरीके से 608, तो आंसर आएगा 608। तो आंसर अगर 608 है तो हम क्या करेंगे, 19 बार में इसको इस तरीके से 19 बार में हम इसको डिवाइड करेंगे। 19 बार में जब आप इसको डिवाइड करेंगे 608 आएगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो 8 बचेगा, इस तरीके से। अब क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ है तो हम अगले चरण का यूज करेंगे। रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 32 में फिर से हम 8 से डिवाइड कर देंगे और ये यहाँ पे 4 बार में डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया है इसलिए यहाँ पे 8 जो है ये एचसीएफ होगा। यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी पंक्तियों की अधिकतम संख्या क्या है, 8 है, जिसमें इनके बराबर बराबर और इनके भी बराबर बराबर जो सैनिक हैं वो आ जाएंगे। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। चौथा पांचवा आप कर सकते हैं, बाकी हम डिस्क्रिप्शन में इसका एक नोट मतलब कि नोट्स दे देंगे। ठीक है, आप उसमें से आंसर उसका अगर नहीं आएगा तो कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसमें जो 2 टॉपिक और हैं वो भी आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।